Bismillahirrahmanirrahim. Today we will talk about the context and context clue. What is a context and what is a clue? Context is actually the surrounding where one is exist, or context where you are in the process of reading. Context is the process, or context is the surrounding area. Context is the passage, or context is the culture. Context is the existence of the thing where the things are being reading. और जहाँ पर चीज़ें आपके सामने नज़र आ रही हैं एक पैसेज की शक्ल में, एक कल्चर की शक्ल में, एक सोसाइटी की शक्ल में, एक पर्सन की शक्ल में, उसके गिर्द जितनी चीज़ें हैं वो उसका कॉन्टेक्स्ट है। मतलब मैं अगर बात करूँ, द वर्ड्स वेरीज और द मीनिंग ऑफ द वर्ड आर वेरीड अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, नॉट अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। और सेंटेंस की बात करें तो वो भी कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा। अगर हम कहें कि वर्ड बाय वर्ड मीनिंग जो होते हैं और हम वर्ड के मीनिंग को ही मतलब पे ले आते हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव अ सेम मीनिंग एट द ऑल सिचुएशंस। एक वन वर्ड है, उसकी सब जगह पर एक ही मतलब नहीं हो सकता, कभी भी नहीं ऐसा कर सकते हैं। और इवन सपोज मैं आपसे कहूँ कि आपने फर्स्ट ईयर का चैप्टर पढ़ा होगा, आप अभी रिसेंटली आप अपने इंटरमीडिएट करके आए हैं और पार्ट वन में हमारे पास देयर इज अ चैप्टर ऑफ बटन बटन। वहाँ पर एक चैप्टर बटन बटन के नाम से है, इंटरमीडिएट पार्ट वन में। एंड यू डेफिनेटली saw the words just like well, or definitely you read the word well in the chapter of button button. It has been used more than 6 times. ये 6 से ज़्यादा बार लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है well, but I don't think so that the word well is being interpreted with the same meanings. As we know very much clear that the word well is बेहतर, ठीक है, अच्छा है, alright, इन senses में देता है। लेकिन one positive word may be capable enough to explain its negativity as well. एक पॉजिटिव मतलब जो होता है, एक पॉजिटिव वर्ड जो होता है, हम उसे नेगेटिवली इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और चांसेस हैं कि वो नेगेटिवली इस्तेमाल हो रहा होगा। और जब वो नेगेटिवली इस्तेमाल हो रहा होगा तो हमें उस चीज की कॉन्टेक्स्ट की तरफ बढ़ना है, देखना है कि व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड द सेंटेंस। इसके पीछे कल्चर क्या हो रहा था, बात क्या हो रही थी। अगर एक बंदा आता है जी, वो बार बार कहता है फरमान ऐसा है, फरमान वैसा है, फरमान ये है, फरमान वो है, अगर फरमान को ज्यादा मसला है, फरमान यहाँ से चला जाए, अगर फरमान को समझ नहीं आती तो वो छोड़ दे, अगर फरमान को चीजें बर्दाश्त नहीं होती तो वो क्यों बैठा हुआ है। फिर पहले वो 5-6 जुमले सेंटेंसेस ही डायरेक्टली हिट टू द पर्सन ऑफ फरमान। वो 6-7 बातें करता है, वो डायरेक्टली फरमान को हिट करता है। लेकिन जब वो 8-9 और 10 सेंटेंसेस कहता है, तब कहता है कि जिस किसी को मसला है वो यहाँ से चला जाए। अब उसने फरमान का नाम नहीं लिया, लेकिन पिछले जो 6-7 सेंटेंसेस उसने बोले हैं, 6-7 सेंटेंसेस दैट ही हैड अकर्ड बिफोर दैट, ही डायरेक्टली हिट टू वर्ड फरमान, उसने डायरेक्टली हिट किया फरमान को। लेकिन जब 8-9-10 सेंटेंस आया तो उसने ही डिडंट मेंशन द नेम ऑफ मिस्टर फरमान। लेकिन 8-9 और 10 जो सेंटेंस उसने लिखे नंबरिंग में, एट दैट टाइम ही डिडंट मेंशन द नेम, उसमें उसने नाम नहीं लिखा। तो आपको क्या लगता है उसने सारी बातें किसे सुनाई है? डायरेक्टली कंफर्म है कि वो जो सेंटेंस नंबर 8-9 और 10 था, वो भी उन्हीं के लिए था जो पहले 7 दिन के लिए थे। कॉन्टेक्स्ट इस पर एक पर्सन की तरफ बढ़ रहा है, तो इसमें एक पर्सन को वो टैग कर रहा है या हिट कर रहा है, तो डेफिनेटली रेस्ट ऑफ द सेंटेंस भी उसी के लिए है। अब हम ये नहीं कह सकते कि फर्स्ट 7 सेंटेंस उसने मिस्टर फरमान के लिए कहे थे, बकिया 3 सेंटेंस उसने जनरल कहे। नहीं 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 नहीं, बकिया 3 सेंटेंस उसने उसी कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से कहे हैं। सेम कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, सेम सिनेरियो चल रहा है। वी must be capable enough, or we are in a position to highlight, to guess or to assume the meaning of the word that is being interpreted by the person. हम हमारे सामने जो बच्चा या कोई बंदा या कोई पर्सन हमारे सामने जो बात कर रहा होता है, हम वेरी तरह से, बड़ी अच्छी तरह से, वेरी वेल वी नो द इंटेंशन ऑफ दैट पर्सन। हम उस पर्सन की इंटेंशन को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। एक बंदा बड़ी टून हार्श के साथ बात कर रहा है, वी नो दैट मैटर इज नॉट गुड। एक बंदा बड़ा पोलाइट बात कर रहा है तो हम इजी फील करते हैं। एक बंदा बदतमीज से बात कर रहा है, हम इजी फील नहीं करते। ये कॉन्टेक्स्ट बता रहा होता है, उसकी वर्डिंग बता रही होती है। इसी तरह जैसे कि मैं आपको वेल के वर्ड के बारे में बता रहा था कि जो वर्ड वेल है, ये आपके पास इस्तेमाल हुआ है बटन बटन के चैप्टर में मोर देन 6 टाइम। लेकिन पहली जगह पे जब इस्तेमाल होता है वेल ठीक है, फिर कहती है बेहतर है, फिर ठीक है, अच्छा भाई। अगर पेज नंबर 4 के ऊपर जाकर आप देखो, जहां पर दोबारा पैकेज स्टार्ट होता है आपका चैप्टर, the package was lying by the front door as he opened the door, यहाँ से the cube shape carton
सील्ड विद टेप, देयर नेम एंड एड्रेस प्रिंटेड बाय द हैंड। और वहां पर देखें तो वहां पर एट द, जब नॉर्मा नेक्स्ट लाइन में बढ़ती है तो वहां पर नॉर्मा क्या कहती है, वेल ऑफ ऑल द नर्व। पेज नंबर 4 लाइन नंबर 3 के अंदर वो कहती है वेल ऑफ ऑल द नर्व। अच्छा, अच्छा, उसकी तमाम तर गुस्से की जुटलाहट में उसने सोचा। लेकिन यहाँ पर वेल का मतलब हम समझते हैं वेल बेहतर है, वेल का मतलब ठीक है, वेल का मतलब अच्छा है, वेल का मतलब अच्छा भाई, मतलब पॉजिटिवली इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अगर मैं आमिश से कहूँ आमिश यार पानी का गिलास ही पिला दो, या मैं आमिश कहूँ आमिश निकल जाओ क्लास से बाहर, आमिश कहता नहीं निकलता, तो मैं फिर कहूँगा अच्छा बड़ी बात है भाई, आंखें दिखा रहे हो। तो यहाँ पर ये जो अच्छा का वर्ड है, अगर इसके ऊपर हम एम्फेसिस कर देंगे तो डेफिनेटली दिस वर्ड इज बीइंग इंटरप्रेटेड एज नेगेटिव, नॉट एज ए पॉजिटिव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। इसी तरह कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कुछ हिंट दिए जाते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट वो रिटन वर्ड्स हैं, वो रिटन सिनेरियो है जो आपके सामने पड़ा है, जिसे आप पढ़ रहे हो पैसेज की शक्ल में, लाइंस की शक्ल में, अबारत की शक्ल में, आप कह लो एक पूरे का पूरा पेज लिखा हुआ है, पूरे का पूरा एस्से लिखा हुआ है, या आपके सामने कुछ पीपल्स हैं जो आपसे बात करना चाह रहे हैं। ये सारी चीजें, सारी की सारी चीजें आपके सामने पड़ी हैं। और जब सारी की सारी चीजें आपके सामने पड़ी हैं तो डेफिनेटली वो आपका कॉन्टेक्स्ट है। तो कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो मतलब देता है। हम लफ्ज का मतलब कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से देखते हैं, वर्ड के मीनिंग के लिहाज से नहीं देखते। अगर एक लफ्ज का मतलब अच्छा है तो हर जगह जरूरी नहीं कि वो अच्छा ही दे रहा हो। अगर एक लफ्ज का मतलब नेगेटिव है तो जरूरी नहीं वो नेगेटिव ही दे रहा हो। अगर मैं कहूँ आमिश नॉट बैड, तो क्या मतलब होगा इसका? क्यों भाई? अगर मैं आपसे कहता हूं कि नॉट बैड, ये मैं कहता हूं बुरा नहीं है, तो मतलब क्या है? मतलब ये अच्छा है। तो अगर मैं कहता हूं नॉट गुड, अच्छा नहीं है, तो मतलब ये बुरा है। हमें सेंटेंस की सिनेरियोस को देखना है, कॉन्टेक्स्ट को देखना है। लिहाजा हमारे पास 4 टाइप्स के कॉन्टेक्स्ट होते हैं। द कॉन्टेक्स्ट इज सिंपली द वर्ड और आइडिया अराउंड योर अननोन वर्ड। ये आपके लफ्जों के दरमियान का सिनेरियो होता है। एक वर्ड है जिसकी वोकैब आपको नहीं आती और आप उस वोकैब का मतलब जानना चाहते हैं, एंड यू वांट टू लर्न द मीनिंग ऑफ दैट स्पेसिफिक वर्ड। You have a word to whom you are not familiar and you want to know the meaning of that specific word. You try your best to uphold the meaning by your surrounding, by the surrounding of the words. आप उस वर्ड के इर्द गिर्द जो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं उन लफ्जों से मतलब निकालने की कोशिश करेंगे। ये कॉन्टेक्स्ट क्लियर है। एक वो कैब है, आपको उसका मतलब नहीं आता, आप उसका मतलब जानने के लिए उसके पहले, उसके बाद में, ऊपर वाली लाइन में, निचली लाइन में, लेफ्ट पे, राइट पे क्या बातें कर रहा है पर्सन, राइटर ने क्या लिखा है, आप राइटर की उन बातों से उस लफ्ज का मतलब अक्स करेंगे जो आपके सामने है। कॉन्टेक्स्ट क्लू आर हिंट that the author gives to help define a difficult or unusual word. The clue may appear within the same sentence as the word to which it refers, or it may follow in a preceding sentence. कहता है ये उसी जुमले के अंदर लफ्ज हो सकता है जिसे आप पढ़ रहे हो, या उसके अगले जुमले में या उससे पिछले जुमले में सेंटेंस हो सकता है जिसके बारे में हम देख रहे हैं। We have 4 types of context clue. First one, definition, explanation or rewording. मोस्ट प्रोमिनेंट द वर्ड इज रिवर्डिंग। रिवर्डिंग एक टाइप होती है जहां पर हमने लफ्ज को दोबारा लिखना होता है। हमने एक डिफिकल्ट वर्ड लिख दिया, उस वर्ड को हमने छोटे वर्ड्स में आपने डिटेल में बयान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डिटेल नहीं होती, हम उसी वर्ड को नए वर्ड के साथ इंटरप्रेट करना चाह रहे होते हैं, एक्सप्लेन करना चाह रहे होते हैं कि इस लफ्ज का मतलब क्या है। दूसरी टाइप होती है सिनोनिम या रीस्टेटमेंट। थर्ड टाइप होती है कंट्रास्ट या होता है एंटोनिम। और फोर्थ टाइप होती है इन्फरेंस या जनरल या डिटेल कॉन्टेक्स्ट क्लू। इन तीनों का एक ही नाम है। जनरल की बात कर लें, डिटेल की बात कर लें या इन्फरेंस की बात कर लें, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट मतलब के एंटोनिम और रीस्टेटमेंट मतलब के सिनोनिम। और यहाँ पर डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन या रीवर्डिंग, ये तीनों एक ही नाम है। आप कोई नेम से पता होना चाहिए। वहां पे कहता नहीं कि मैं पूछ लूँ आपसे कि डिफाइन द कॉन्टेक्स्ट क्लू ऑफ द डेफिनेशन, या मैं पूछ लूँ आपसे डिफाइन द एक्सप्लेनेशन, डिफाइन द रीवर्डिंग, या मैं पूछ लूँ रीस्टेटमेंट क्या होता है, या मैं पूछूं सिनोनिम क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, एंटोनिम क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्रेंस इन योर कॉन्टेक्स्ट क्लू, या मैं पूछ लूँ राइट अ नोट ऑन द डिटेल कॉन्टेक्स्ट क्लू, तो फिर उसका मतलब क्या होगा। तो डेफिनेटली आपको इन नेम्स को, इनकी रिप्लेसमेंट को याद रखना है
कि वन वर्ड माइट बी पॉसिबल टू हैव इट्स अनदर वर्ड, एक लफ्ज का दूसरा मतलब भी हो सकता है। बढ़ते हैं हम पहले की तरफ। टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लू। फर्स्ट वन है हमारे पास, जैसे कि मैंने कहा था, एक्सप्लेनेशन है, या हमारे पास रीवर्डिंग है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये रीवर्डिंग या एक्सप्लेनेशन या डेफिनेशन है क्या। कहता है द न्यू टर्म में बी फॉर्मली डिफाइंड और सफिशिएंट एक्सप्लेनिंग बाय may be given within the sentence or in the following sentence। हम क्या कहते हैं कि क्लूज ये होता है कि बाज औकात हम लफ्ज का मतलब नई लफ्जों में बयान कर देते हैं। मैं कहता हूं रीसेंटमेंट, एक मैंने वर्ड कहा रीसेंटमेंट, लेकिन आपको वर्ड का पता नहीं है, वर्ड का मीनिंग क्या होता है, लेकिन मैं इसके बाद रीसेंटमेंट लिखा, फिर उसके बाद एक कॉमा लिखा, फिर मैं लिख दिया अ फीलिंग ऑफ बिटरनेस एंड एंगर। अब जो रिसेंटमेंट के बाद मैंने कॉमा लिखा, फिर लिखा द फीलिंग ऑफ बिटरनेस एंड एंगर, मैंने दोबारा फिर कॉमा लिख दिया, तो जब मैंने दो कॉमे के दरमियान बात लिख दी है तो इट्स मीन ये उसी का मतलब है। अगर एक स्टेटमेंट चल रही है, मैं अगेन आपको यहाँ पर नया शेयर देना चाह रहा हूँ, आप यहाँ पर व्हाइट बोर्ड की हम बात करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा यू नो resentment, the feeling of bitterness and anger is not good for a person, for a person। अब मैंने लिखा you know resentment is not good for a person। ये जो कॉमास के दरमियान इंफॉर्मेशन लिखी है, आप समझें ये आपके पास है नहीं, आप डायरेक्ट पढ़ें यू नो रिसेंटमेंट इज नॉट गुड फॉर अ पर्सन, तो यहाँ पर ये जो रिसेंटमेंट है वो अच्छी नहीं है एक पर्सन के लिए। अब हमें नहीं पता रिसेंटमेंट का मतलब क्या है, लेकिन आगे कहता है कि समटाइम हम कॉमास के अंदर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखते हैं, रीवर्डिंग कर देते हैं। तो रीवर्डिंग का मतलब, एक्सप्लेनेशन का मतलब, यहाँ पर रीसेंटमेंट को उसने एक्सप्लेन कर दिया है। रीसेंटमेंट का मतलब है द फीलिंग ऑफ बिटरनेस एंड एंगर, तो यहाँ पर ये रीसेंटमेंट है, ये इसका मतलब दे रहा है। या मैं एक और जुमला लिखूं यहाँ पर आपको नए टेक्स्ट के लिए, जैसे कि मैं कहूं यहाँ पर असलम, ठीक है, कॉमा द मोस्ट renowned person or renowned surgeon of the town has passed away। अब इस जुमले की तरफ देखें, पहले क्या लिखा है असलम। अब असलम है क्या, हजारों असलम है मार्केट में, या घर में आप कह रहे हैं एक घर में, हर घर में असलम हो सकता है, 50 घर है, 50 घर में असलम हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाउन जो है, मोस्ट ऑफ द बात जो है, अब हर बंदे का प्रोफेशन सेम नहीं हो सकता। अब उसने असलम को डिफाइन कर दिया द मोस्ट रिनाउंड सर्जन ऑफ द टाउन, असलम जो बड़ा मशहूर टाउन का सर्जन है, हैज पास्ड अवे। उसने कहा जी असलम मर गया, कौन सा? उसने कहा यार वो जो सर्जन था, जो मशहूर सर्जन था, वो मर गया। अब असलम की बात समझ नहीं आई, लेकिन जब उसने उसका प्रोफेशन साथ में बता दिया, उस असलम को एक्सप्लेन कर दिया, ये कौन सा असलम है, किस असलम की बात कर रहा है यहाँ पर, तो तब उसे पता चल गया कि यहाँ पर रीवर्डिंग की बात की जा रही है, एक्सप्लेनेशन की बात की जा रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ आ रही है भाई? जी सर आ रही है। तो यहाँ पर क्या कहता है कि क्लूज टू डेफिनेशन इंक्लूड दैट इज कॉमास, डैशेस एंड पैरेंथेसिस। ये पैरेंथेसिस ग्रामर की टर्म है, कॉमास मैंने अभी जो बताया, दो कॉमास के अंदर ये इंफॉर्मेशन हो सकती है, या डैशेस के दरमियान इंफॉर्मेशन हो सकती है, पैरेंथेसिस के अंदर हो सकती है, ग्रामेटिकल टर्म है, जब हम राइटिंग लिखते हैं तब हम पैरेंथेसिस डालते हैं। फिर क्या कहता है जी, कॉन्टेक्स्ट क्लू डेफिनेशन एग्जांपल, यहाँ पर लेट्स हैव एन एग्जांपल। कहता है द आर्बिट्रेटर और या आर्बिट्रेटर, द नेचुरल पर्सन चूजन टू सेटल द डिस्प्यूट। अब यहाँ पर ये कॉमा पहला और ये कॉमा दूसरा, यहाँ पर ये नीचे आ गया, और इसका पर्पस यहाँ पे सर्व करना था, इसे इस जगह पे कॉमा आना था डिस्प्यूट के बाद। यहाँ पर द आर्बिट्रेटर कौन है? द नेचुरल पर्सन चूजन टू सेटल द डिस्प्यूट।
ये वो बंदा होता है जो कुदरती तौर पर लड़ाई को खत्म करता है। अराइव्ड एट हर डिसीजन। अब यहाँ पर कह ले कि द आर्बिट्रेटर अराइव्ड हर डिसीजन, ये जुमला है, लेकिन ये जो कॉमास के दरमियान ये इंफॉर्मेशन इस्तेमाल हुई है, द नेचुरल पर्सन चूजेस टू सेटल द डिस्प्यूट, ये वो एग्जांपल है जो मैंने अभी असलम के बारे में दिया। सेम वैसे एग्जांपल्स है। तो लिहाजा व्हाट कुड बी द डेफिनेशन ऑफ आर्बिट्रेटर इन द सेंटेंस, द नेचुरल पर्सन chosen to settle this dispute. Are you getting my point? After that, second example, context clue की second example जो हमारे पास है, let's have another example. क्या कहता है जी? Flores और fluoroscopy. Fluoroscopy क्या होती है? Examination with the fluoroscope has become a common practice. अब यहाँ पर fluoroscopy again उसने दो कॉमा लिखे और दो कॉमास के अंदर उसने इंफॉर्मेशन डाल दी और इसे कहता है कि ये एक्सप्लेनेशन है, ये डेफिनेशन है। हम इसे ग्रामर की टर्म में इसे बोलते हैं अफर्मेशन। ग्रामर की रूल से हम इसे बोलते हैं अफर्मेशन। अफर्मेशन वो होता है व्हेन वी हैव टू ऐड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग, जब हम कुछ मजीद मालूमात कहते हैं। डेफिनेटली कि ये वो एक्सप्लेनेशन होती है जो हमने किसी पर्सन के बारे में, किसी आइटम के बारे में हमने पुट करनी होती है। तो लिहाजा हम जो वर्ड यहाँ पे ढूंढ रहे हैं वो ये है कि जब कॉमास के दरमियान एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड होगी तो वो हमारे पास यही होगी। आफ्टर दैट रिसेंटमेंट और सिनोनिम्स।